तो टेलीस्कोप में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, और इसके रे डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं। अगेन, एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और दूसरा ऑब्जर्वर की तरफ होगा जिसे हम लोग आईपीस बोलेंगे, जैसा कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। बट थोड़ा सा इस बार ये टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर इस बार काफी बड़ा साइज का होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसका पर्पस है इंफिनिटी से आते हुए रे को रिसीव करना। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट, लाइक मैं इस मून को देखना चाहूंगा, मैं किसी स्टार को देखना चाहूंगा टेलीस्कोप को यूज करते हुए, या किसी भी बहुत दूर वाली चीजों को देखना चाहूंगा। ठीक है, जो दूरबीन हम लोग बोला करते थे, बाइनोकुलर्स, वो भी ऑलमोस्ट इसी सब प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उससे हम लोग दूर की चीजों को देखते हैं। देखते हो कई बार लोग क्रिकेट मैच देखने बैठ जाते हैं और वो बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली वो ऐसे ही काम करता है। वैसे केस में जो रे आती है, ये रे काफी दूर से आता है, और अगर दूर से आता हुआ रे है, और गुड मॉर्निंग सर। अगर हमने एपर्चर छोटा ले लिया, गुड मॉर्निंग, अगर हमने एपर्चर छोटा ले लिया तो थोड़ा बहुत ही रे इस लेंस के थ्रू पास कर पाएगा। ठीक है, तो लेंस से रे को पास करने के लिए एपर्चर साइज कैसे रखना चाहिए, हमें बड़ा रखना चाहिए, ताकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइट इस लेंस से पास करे, और उसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मेशन हो वो ठीक ठाक, इसे हम लोग प्रॉपर टाइप ऑब्जर्व कर सके। अदरवाइज अगर एपर्चर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा रख लिया तो पता चलेगा लाइट तो पास करेगा, बट शायद वो सफिशिएंट लाइट नहीं होगा कि इमेज की इंटेंसिटी को अच्छे से बना सके। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ इमेज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट आएगा। और वो लाइट कैसे हम लोग ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हमने एपर्चर साइज बड़ा रखा तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर साइज बड़ा होगा। और चूंकि इंफिनिटी से आता हुआ रे है, जरा इमेजिन करो कि अगर इंफिनिटी से आता हुआ रे है, तो निश्चित रूप से इसके इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन हम बोलेंगे कि इसके फोकस पे होगा। ठीक है, अगर रे इंफिनिटी से आ रहा है तो निश्चित रूप से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन इसके फोकस पे होगा। किसी को डाउट है? तो बेसिकली ए बी पॉइंट जो होगा, ये जो बी पॉइंट होगा, वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कहलाएगा, जहां पे इंफिनिटी से आता हुआ रे आके मिलेंगे। ठीक है, अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि इंफिनिटी से आता हुआ रे है तो फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर ये अगर ये हमारा पैरेलल होता तो फिर फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलता है। ये थोड़े एंगल पे आ रहे हैं, तो वैसे केस पे फोकस पे ही आ रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, बट एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस तो होना कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा रहा तो वैसे केस में छोटा सा सर्कुलर इमेज का फॉर्मेशन होता है। लाइक मान लेते हैं कि अगर मैं मून को देखना चाहूँ इस लेंस से, तो मून का अगर एक सर्टेन रेडियस है, तो वैसे केस में इसका इमेज का फॉर्मेशन जो फोकस होगा, उस फोकस थोड़ा सा एक रेडियस का फॉर्मेशन होगा। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कर रखा है कि फोकस पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, छोटा सा रेडियस का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ए बी वही वो रेडियस है। तो ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ए बी। और ये इमेज के फॉर्मेशन के बाद सोचो, ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ एफओ, देखो ये एफओ पे ये इमेज का फॉर्मेशन होगा, और हमें आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करना है सच दैट ये ए बी जो कि ऑब्जेक्टिव का इमेज होगा और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये आईपीस का ऑब्जेक्ट इस आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर हो, कि अगर ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रहा तो फर्दर इसका मैग्नीफाइड इमेज पीछे की तरफ बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो फाइनली ये जो ए डैश बी डैश का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे मिनिमम हमें डी पे बनाना होगा, मिनिमम। क्योंकि अगर डी पे फॉर्मेशन करेंगे तभी जाके हम इस इमेज को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, इस इमेज को हम लोग डिस्टिंक्टली देख पाएंगे। तो ए डैश बी डैश का फॉर्मेशन एटलीस्ट डी पे होना चाहिए, जो कि हमारे आई की लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन की कैपेसिटी है। तो मिनिमम डी पे होना चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट आई का कंडीशन होगा जब इमेज का फॉर्मेशन डी पे हो, और डी के पीछे भी अगर फॉर्मेशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम डी पे तो जरूर इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आई होप सबको ये रे डायग्राम समझ में आया होगा। रे इंफिनिटी से आ रहा है सर्टेन एंगल पे, और ये इमेज का फॉर्मेशन कुछ ए बी पॉइंट पे बना रहा है, और इसी ए बी का फर्दर मैग्नीफाइड इमेज पीछे ए डैश बी डैश बनेगा। तो जब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ हम लोग टेलीस्कोप को कैलकुलेट करते हैं, तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम नेकेड आई, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर हमने मैग्नीफाइंग पावर की बात कर ले, तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप को डिफाइन किया था विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन सीन फ्रॉम नेकेड आई। तो अगर हम नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो
विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट होगा, और ये ए डैश बी डैश जो कि फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसके द्वारा एंगल का फॉर्मेशन विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज होगा। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज इस बीटा को बोलेंगे, इस बीटा को ए डैश बी डैश बाई वीई बोल सकते हैं, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन फॉर आईपीएस ऑब्जेक्ट के लिए होगा। और इसी को मैं चाहूं तो ए बी बाई यूई के बराबर भी मेंशन कर सकता हूँ। तो ये बीटा हो गया हमारा विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। लेकिन जब विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम नेकेड आई की बात करेंगे, तो बेसिकली सोचो इन्फिनिटी से आता हुआ रे पोल से अगर पास करता है तो ये अनडेविएटेड होकर आगे की तरफ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर ये एंगल कुछ फॉर्मेशन कर रहा होगा, अगर ये पॉइंट पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो उतना ही एंगल का फॉर्मेशन यहाँ भी करेगा, क्योंकि रे कोई डेविएट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा नॉट बोल दूं, तो फिर ये एंगल मेरा थीटा नॉट कहलाएगा। तो अगर ये थीटा नॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये थीटा नॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि यही थीटा नॉट विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम नेकेड आई की बातें होंगी। तो इस थीटा नॉट को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं ए बी बाई एफओ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना आसान होगा। आई होप ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी। तो अभी अभी हमने देखा रे डायग्राम में कि टेलीस्कोप कैसे काम कर रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे काम कर रहा है। तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रहा है, और अगर ये इंफिनिटी से आने वाला रे हम लोग बात करेंगे, तो हमें पता है कि ये फॉर्मेशन इमेज का इसके फोकस पे करेगा, यानी कि ए बी वाला जो पॉइंट होगा ये फोकस पे आएगा। और इसमें से एक रे ऐसा होगा जो कि इसके पोल से पास कर रहा होगा। अगर ये एंगल का फॉर्मेशन थीटा नॉट करा रहा है, तो ये अनडिवाइडेड हो गया, यहाँ भी एंगल थीटा नॉट का फॉर्मेशन करेगा। और हमें इस आईपीस वाले लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है सच दैट ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ आईपीस शुड बी इन बिटवीन एफई एंड इट्स पोल। ठीक है, ये एफई और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होना चाहिए। और हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर होता है, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक ए डैश बी डैश फाइनली इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमें ये बात इंश्योर करना है कि एटलीस्ट ए डैश बी डैश कहाँ पे हो, डी पे। ठीक है, एटलीस्ट लेस डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन वाले कंडीशन को ये फॉलो करते हुए इमेज का फॉर्मेशन डी पे कराएं। और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि हमारा टेलीस्कोप दो तरह के लेंस से मिलकर बना हुआ होता है, और ये दोनों लेंस आपस में कोएक्सियली प्लेस्ड होगा। The lens near the object is called as objective and the lens near the observer is called as eyepiece. और यहाँ हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि aperture of objective lens should be bigger in size. ठीक है, लेंस का aperture size, इस बार aperture size का aperture size जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का है वो निश्चित रूप से बिगर साइज का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का aperture size बड़ा साइज होना चाहिए। क्यों बड़ा साइज होना चाहिए? ताकि सफिशिएंट अमाउंट में ये लाइट को ऑब्टेन करके एक अच्छी इंटेंसिटी वाले इमेज का फॉर्मेशन कराए। ठीक है, ये अपर्चर साइज थोड़ा सा बड़ा रखना। तो ऐसे केस में अगर मैं फर्दर मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, अगर हम लोग यहाँ मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग डिफाइन किसको करते हैं लेंस के लिए? मैग्नीफाइंग पावर लेंस के लिए हम लोग डिफाइन किसको करते हैं? मैग्नीफाइंग पावर हम लोग लेंस के लिए डिफाइन करते हैं visual angle formed by image divided by visual angle formed by object when seen from naked eye. ठीक है, visual angle formed by image divided by visual angle formed by object when seen from naked eye. सब लोग ये बात समझ रहे होंगे? यस। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आएगा विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम नेकेड आई। तो इमेज के कारण विजुअल एंगल कितना फॉर्मेशन हुआ, तो इमेज हमारा ए डैश बी डैश बना है, इसके कारण विजुअल एंगल का फॉर्मेशन आएगा ये बीटा। इस बीटा को मैं चाहूं तो ए बी अपॉन यूई के बराबर भी इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, और विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम नेकेड आई, तो अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस पे एंगल थीटा नॉट बना रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग डायरेक्टली भी उसे देखें तो एंगल थीटा नॉट का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेकेड आई। तो इस थीटा नॉट को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोल से पास करता हुआ रे अनडिवाइडेड है, तो यहाँ थीटा नॉट बना रहा है, तो इस साइड भी थीटा नॉट ही बनाएगा। इस थीटा नॉट को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ए बी अपॉन एफओ से। ठीक है, ए बी जो कि हाइट ऑफ इमेज बाई एफओ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस का वैल्यू एफओ के बराबर है। तो इस बीटा बाई थीटा नॉट को हम लोग इक्वेट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर से, और बीटा की जगह ए बी अपॉन यूई पुट करेंगे,
और अगेन थीटा नॉट की जगह ए बी अपॉन एफ ओ को पुट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एफ अपॉन यू ई। ये मैग्नीफाइंग पावर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा। बट अगेन ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आएगा और इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो एफ ओ प्लस यूई के बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस होना चाहिए। ये बेसिकली वैल्यू आएगा हमारे पास एफ ओ प्लस यूई के बराबर। ठीक है, तो आई थिंक ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का एक्सप्रेशन भी समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, और ये हमने बिल्कुल जनरल केस निकाल रखा है। अभी हम लोग सिमिलर एक्सप्रेशन को दो स्पेशल केस के लिए डिस्कस करेंगे। दो स्पेशल केस कौन कौन सा है? तो पहला केस होगा कि कंडीशन फॉर स्ट्रेन डाई देख लेंगे। कंडीशन फॉर स्ट्रेन डाई, स्ट्रेन डाई यानी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? डी पे। ठीक है, और सेकंड केस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर रिलैक्स डाई। कंडीशन फॉर रिलैक्स डाई हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं? जब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इंफिनिटी। ठीक है, ये रिलैक्स डाई का कंडीशन हो जाएगा और इस केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो इंफिनिटी पे होगा। ठीक है, होप कि ये बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग इन कंडीशन को फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं जरा, तो हम लोग लिख सकते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए? इमेज फॉर्मेशन शुड बी एट डी, शुड बी एट डी, और यहाँ बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन शुड बी एट इंफिनिटी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। डी पे इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए 1/b। इमेज बनेगा डी पे पीछे की तरफ, -1/u के जगह क्या ले लेंगे? तो फाइनली इमेज फॉर्मेशन किसको हो रहा है? ये आई पी को हो रहा है, तो यूई का वैल्यू लेना पड़ेगा और यू भी हमारा नेगेटिव आएगा, तो -ui इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1/ui का वैल्यू आ जाएगा 1/fe प्लस 1/d। तो बेसिकली एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार होगा, यूई की जगह हमारे पास आएगा fe इंटू डी बाई डी प्लस एफ। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ रखें अगर हम लोग आईपीएस के लिए, तो निश्चित रूप से इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? डी पे होगा। तो जो कि कंडीशन फॉर स्ट्रेन डाई है, तो बेसिकली एम अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें जो कि एफ ओ बाई यू ई आता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ डी की बात करें जो कि एफ ओ बाई यू ई आएगा, पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू डी ऊपर में चला जाएगा एफ ई प्लस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दर। तो एम ऑफ डी का वैल्यू हमारे पास आएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। फिर बेसिकली हम लोग इसे एफ ओ इंटू ब्रैकेट में जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/d प्लस 1/fe ऐसा। ठीक है, या फिर एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एम डी। और जब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे एल डी, इसका वैल्यू कितना आया हुआ था हमारे पास? तो ये वैल्यू एफ ओ प्लस यूई के बराबर आया हुआ था, तो फिर से पुट करेंगे एफ ओ और प्लस यूई की जगह ले लेंगे वैल्यू हम लोग एफ ई इंटू डी बाई एफ ई प्लस। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये कंडीशन हो गया किसके लिए? जब इमेज फॉर्मेशन हम डी पे करा रहे हैं। तो अगर इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे करा रहे हैं रिलैक्स कंडीशन के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस मस्ट बी एट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होना चाहिए। ऐसे केस में मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू कितना आएगा? अगर मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? तो यूई की जगह एफ ई ले लेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना था? एफ ओ बाई यूई था, तो बेसिकली एफ ओ बाई यूई की जगह हम लोग ले लेंगे, यूई की जगह एफ ई आ जाएगा, तो एम ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू हमारे पास आएगा एम ऑफ ओ, और यूई की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? एफ ई ले लेंगे। ठीक है,
ऐसा कुछ आएगा। और जब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसा आ रहा है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमारे पास आ रहा था एफओ प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो एफओ प्लस यूई के बराबर था, तो यूई की जगह फिर से क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे। तो लेंथ ऑफ इन्फिनिटी की बात करें तो ये एफओ प्लस एफ के बराबर हो जाएगा, एफओ प्लस एफ के बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ।